गॉडफादर आपके वीरभद्र वीरभद्र सिंह जी। सीएम सुक्खू से कोई नाराजगी थी? सीएम साहब से कोई नाराजगी नहीं है। राजा साहब के बाद मुकेश अग्निहोत्री जी ने हमें राजनीति में आगे बढ़ाया और निरंतर उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला। सिर्फ सुनने में तो ये मिलता है कि सीएम साहब से आपकी बनती नहीं। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, लोग ऐसी बातें करते हैं, लोग ऐसी बातें करते हैं। तो वीरभद्र जी की ऐसी कौन सी अच्छी बात थी जो सब लीडर्स से जुदा कर देती थी? आप फाइल पे कुछ भी लिख के ले आए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की नज़र वहीं पड़ती थी जहाँ पे उनको लगता था कि गलत। अच्छा, वो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे। सुक्खू के ही कार्यकाल में संगठन खाली पड़ा है पिछले एक साल से। लगता नहीं है आपको कि ये राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है? अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो कांग्रेस 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। जब 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 चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कितने गुटों में बटी हुई है, क्या हो रहा है आजकल भारतीय जनता पार्टी का? तो भारतीय जनता पार्टी का तो दिवालिया निकल गया हिमाचल प्रदेश में। जनता मुझे लगता है कि आज की डेट में इतनी मूर्ख नहीं है कि कोई भी आप ऐसा लोक लुभावना अनाउंसमेंट कर दो, चुनावी वायदा कर दो और उसमें फंस जाएगी। बट इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि महेश्वर सिंह चौहान और पांडू जी रिच पे इतना बड़ा शो करेंगे। इसने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो ये शो पेड था या ऑर्गेनिक? अब इलेक्शन लड़ोगे और लड़ोगे तो कहाँ से लड़ोगे? देखिए, हर आदमी जो राजनीति के अंदर है, जिस तरह से संगठन में काम कर रहा है, हर आदमी की चाह होती है कि चुनाव लड़े। हमारी भी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मुकेश अग्निहोत्री जी, इन दोनों लीडर्स में से कौन ज़्यादा विजनरी है? डबल इंजन अब लगा है हिमाचल में, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री। अब डबल इंजन की सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इन दोनों का ही विजन जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को लाभ देने का है, हमारे कर्मचारियों को लाभ देने का है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। आज जो हमारे साथ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, इन पर ये मुहावरा सटीक बैठता है, क्योंकि इनको 3 साल बाद मीठा फल मिला है और ये बड़े संघर्ष के बाद मिला है। पिछले 30 साल से ये पॉलिटिक्स में है कांग्रेस की, और यूथ कांग्रेस में ये जनरल सेक्रेटरी रहे, एनएसयूआई में जनरल सेक्रेटरी रहे और कांग्रेस पार्टी में ये वाइस प्रेसिडेंट रहे। इसके अलावा भारत सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कई पदों पर आसीन रहे। तो इनका नाम है महेश्वर सिंह चौहान और हाल ही में ये हिमफेड के चेयरमैन बने हैं। बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं, राजनेता हैं और शिमला जिले से ये संबंध रखते हैं और जनता इनको प्यार से पांडु कह कर भी बुलाती है। महेश्वर सिंह चौहान जी, वेलकम टू टीएनआर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। आपका हिमाचल की पब्लिक में जो नाम है वो महेश्वर सिंह चौहान है, लेकिन पब्लिक उससे ज़्यादा आपको पांडु नाम से बुलाती है। तो ये कैसे नाम पड़ा? क्योंकि बड़ा विख्यात नाम पे है, दिल्ली तक इसका नाम चर्चा है। देखिए, ऐसा है, जब शुरुआती दौर में एनएसयूआई के वक्त से हमने राजनीति में जब आए, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस वक्त ही हमको हिमाचल प्रदेश की राजनीति के, जिनको आप वट वृक्ष कह सकते हैं, और सर्वश्रेष्ठ नेता राजा वीरभद्र सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने ही कई मंचों के माध्यम से आपने स्टार्ट की राजनीति 95 में। हाँ, तो बड़े बड़े मंचों पर उन्होंने वो कह देते थे कि सतयुग में जो है 5 पांडव थे, ये छठे पांडव है कलयुग के पांडव। तो उसी से आगे वो बढ़ता चला गया। मतलब ये वीरभद्र सिंह थे कि राजा साहब की वजह से ज्यादा मशहूरी होगी। उन्होंने नाम एक तरह से पहले भी बोलते थे लोग, लेकिन ये है कि राजा साहब के बोलने के बाद से इसकी मशहूरी होगी। तो बहुत सारे लोग फिर इसी नाम से जानने लगे और तब से ये नाम चल रहा है, ऐसे चल। तो आपका जो जीवन स्टार्ट हुआ, राजनीतिक जीवन खासकर शिमला से स्टार्ट हुआ और आप एनएसयूआई में जनरल सेक्रेटरी रहे, फिर यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहे, फिर कांग्रेस पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर मेरे ख्याल से मैं सही हूँ तो मंडी पार्लियामेंट के कांग्रेस के प्रभारी भी इंचार्ज के तौर पर भी 2 दफा रहा। यानी 2 दफ़ा आपने भूमिका निभाई। तो एक सामान्य बच्चे को जो एक गांव से निकला है और राजनीति में, उसके लिए बड़े मुश्किल क्षण आते हैं, क्योंकि जब आप कॉलेज की राजनीति में हो या उससे आगे युक्त की राजनीति में जाते हो तो जो वट वृक्ष मैं जैसे आपने नाम संबोधन किया वट वृक्ष, तो कई वट वृक्ष होते हैं, राजनेताओं के बच्चे होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देते एक आम बच्चे को। तो आपके लिए कैसा संघर्ष था यहाँ तक पहुँचने का? ऐसा संघर्ष तो आप किसी भी फील्ड में जाए, संघर्ष आपको करना ही पड़ता है और राजनीति में तो डे टू डे संघर्ष है। और लेकिन ये कि हमने मेहनत भी करी और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हमेशा से वफादारी से हमने अपना काम किया है और हमें बड़े नेताओं का, मैंने जैसे कहा, वीरभद्र सिंह जी का शुरुआती दौर में हमें सानिध्य प्राप्त हो गया। गॉडफादर आपके वीरभद्र वीरभद्र सिंह जी।
जो राजनीतिक गॉडफादर हैं आपके। जी, उन्हीं के आशीर्वाद से हमने राजनीति में अपना पदार्पण करा। और उन्हीं के वक्त में जो है हमें, जब 2003 से जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो बड़े से हिमाचल सरकार के बोर्डों का सदस्य बनने का भी मौका मिला। और उन्हीं के वक्त में मुझे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस का टिकट भी दिया गया, जहाँ के लोग अच्छा। बहुत विरोध करते थे। वीरभद्र सिंह जी के पास भी बहुत रेपुटेशन गई कि ये तो बहुत एग्रेसिव हैं और ये तो बहुत तो ये चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन राजा साहब ने उस वक्त भी उनको कहा कि हम सारी सीटें जीतने के लिए नहीं लड़ते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी के प्रति जिनकी निष्ठाएं होती है, जिनका समर्पण होता है, उनको वो सारी सीटें जीतने के लिए नहीं लड़ी जा सकती। तो उन्होंने तमाम लोगों के विरोध के, उस वक्त के पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनका भी विरोध था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे उस वक्त, उनका भी विरोध था। तो फिर भी उन्होंने फिर भी हमें राजा साहब जैसे ही वो ओवर में आए और उस दिन फाइनल मीटिंग थी, तो उन्होंने आते ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से पूछा कि महेश्वर का वार्ड कौन सा है, पांडु जी का वार्ड कौन सा है। तो उस पर किसी और के नाम लिखे हुए थे 3 नाम, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उसमें हमारा नाम नहीं था। राजा साहब ने नहीं बोला, पहले बोला ये नाम लिखो, फिर आगे की मीटिंग से पहले इनका नाम। क्यों किया था विरोध प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वो जब वो थे? देखो, धड़ों की राजनीति थी उस वक्त भी थी, तो हम राजा साहब के समर्थक थे और दूसरे जो पार्टी थी वो दूसरे कंट्रोल में थी उस वक्त। लेकिन तमाम विरोध के बावजूद राजा साहब ने मुझे टिकट दिया और मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हमने वहाँ पे कर दी। आपने एग्रेसिव वर्ड यूज किया जी। और छात्र राजनीति काल से ही आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहे हो। आपकी जो पॉलिटिशियन का जो एक व्यक्तित्व है, एग्रेसिव पॉलिटिशियन के रूप में आपको जाना जाता है। और कई बार आपने पार्टी के लिए या अपने वर्कर्स के लिए या अपने नेताओं के लिए कई बार नहीं, ये काम हाथापाई तक भी रुक चुकी है। एनएसवाई यूथ कांग्रेस का ये काम है कि जब पार्टी को जरूरत पड़ती है तो उनको कई बार एग्रेशन भी जो है जरूरी है। ना मतलब ये जरूरी होता है कई बार, अगर आपको कोई मतलब अन्यथा दबाना चाहे। ये कोई क्षेत्र का कुछ वो थोड़ा होता है या ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये जो है कई जगह पे आपको बहुत आवश्यक हो जाता है। जब आपको कोई लोग दबाने का प्रयास करते हैं, कुचलने का प्रयास करते हैं, तो आपको अपनी एग्रेशन दिखानी पड़ती है, उनसे मुकाबला करना पड़ता आपको है। लगता है कि कई बार जैसे जैसे मैंने पहले भी बात की कि एक गांव से उठकर आना और गाँव से राजनीति में रहना तो दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश हाँ, होती है सीनियर लीडर्स की। मैंने कहा ना आपको कि जब मुझे कॉर्पोरेशन का भी टिकट देना था, हम्म। तो पूरी पार्टी तो ऐसे के बड़े-बड़े नेता ऐसे विरोध में थे जैसे कि मैं कोई उनका कंपटीटर हूँ। नहीं, आपको ये नहीं लगता कि आप थोड़ा ज्यादा ही साफ साफ बोल देते हो? ये हो सकता है और मुझे आप थोड़ा ज्यादा राष्ट्रवादी हो, इससे नुकसान हो। आप यहाँ से चलते हो दिल से दिमाग से, उतना नहीं करते हम शायद आपको भावना बोलना थोड़ा सा वो भावुक लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, तो हमारा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो ज़्यादा फैसले लेने का वो दिल से ही लिए जाते हैं और शायद उससे नुकसान। 30 साल राजनीति में हो, 30 साल से आप राजनीति में हो और 2 बार आप जनरल सेक्रेटरी है यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस का भी मैं महामंत्री 2 बार रहा हूँ, मंत्री आप तो मैं उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। और कई ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े नेता शायद इतना उनका पोर्टफोलियो नहीं है, उसके बावजूद कई लोगों को टिकट मिल गई, कई लोग चेयरमैन बन गए और कई उससे भी आगे बढ़ चुके, लेकिन आपको ना तो टिकट मिला और ना ही आप चेयरमैन बन पाए पिछले 30 साल में। अब जाके आपको एक बड़े संघर्षों के बाद एक रिवॉर्ड मिला है। चलिए, ये तो एक, मैं समझता हूँ कि ये हर आदमी का एक वक्त आता है और दौर होता है। आपको संघर्ष करना पड़ता है। कई लोगों को वो कम संघर्ष करते हैं लेकिन उनको ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त होती है, और कई लोगों को लंबा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जो अनुभव होता है वो अचीवर के पास कम होता है हमेशा। जिनको प्राप्त हो जाता है उनके पास कम अनुभव होता है। अनुभव ऐसे ही लोगों के पास होता है जिनको संघर्ष करके आना पड़ता है, और उनके अनुभव का फायदा हर पार्टी को और सरकार को उठाना चाहिए। कह देते तो आप देखो, कई लोग चेयरमैन बने जी। जो पार्टी में जिनका योगदान भी कम था, कई लोग वाइस चेयरमैन बने, कई लोग कैबिनेट रैंक में गए जिनका पार्टी में योगदान शायद उस लेवल पे नहीं था, लेकिन आपका योगदान बहुत ज़्यादा था। तो कायदे से तो आपको पहले ही साल चेयरमैन बन जाना चाहिए था और आपकी फाइल रुकी हुई थी, और जितना कि मुझे ध्यान है कि वो रोकी गई थी फाइल। तो सीएम साहब से आपकी, सीएम सुक्खू से कोई नाराजगी थी? नहीं, ऐसा ये आपकी फाइल रोकी गई नहीं, नहीं? ऐसा 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 कुछ नहीं है। सीएम साहब से कोई नाराजगी नहीं है। अलबत्ता नहीं, आपकी नहीं, उनकी नाराजगी कोई आप उनकी भी नहीं हो सकती। आज उन्होंने बनाई है हमको, उनकी भी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे लगता है कि राज आपको मुकेश अग्निहोत्री जी ने बनाया, मुझे या बनाने सुक्खू जी में ने बनाया? सबका योगदान है। मुझे नहीं, ज्यादा किसका योगदान? कांग्रेस पार्टी का योगदान है, रजनी पाटिल जी हमारे प्रभारी हैं, उनका योगदान है,
और मुख्यमंत्री जी का योगदान है और उप मुख्यमंत्री जी का योगदान है, तो साफ दिल पे हाथ रख के कीजिए। दिल पे हाथ रखे ज्यादा तीनों ने ही बजरी का योगदान है या नहीं, ये सही है कि मुकेश अग्निहोत्री जी ने हमारे नाम का प्रस्ताव पहले दिन से रखा था और सीएम साहब ने भी, सुक्खू जी ने भी, जितनी दफा मैं उनसे मिला हूँ इस 3 साल के अंदर, उन्हें कभी नहीं कहा कि मैं आपको नहीं बना रहा हूँ या आपको बनाने में बनाया क्या। हाँ, पर उन्होंने मुझे जब भी मैं उनसे मिला उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि मैंने आपको बनाना है। तो हमने भी ये कभी नहीं कहा कि हम जबरदस्ती करें या रोज उनके पास कहें कि नहीं मुझे बनाओ मुझे बनाओ, तो ऐसा हमने भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमेशा से मुझे कहा था जब भी मैं उनसे मिला हूं कि नहीं मैं आपको बना रहा हूँ। तो बाकी जो टाइमिंग की बात है, राजनीति में कभी देर नहीं थी। जब जो आपको मिलता है आपको उसी जब आपको जो भूमिका मिले उसको निभाने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। और अब हमें जिम्मेवारी दी है तो निश्चित तौर पर जो है मैं पूरी अपनी ताकत से काम करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने जो हम पे विश्वास जताया उस पर खरा उतरने का हर संभव कोशिश करूंगा। मुझे लगता है आप पहले कांग्रेस पार्टी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे जिन्होंने चेयरमैन बनने के बाद एक ज़बरदस्त रिच पे रैली की, जलवा दिखाया। और मुझे याद है आर.एस. बाली जी का जो वेलकम था, बड़ा ज़बरदस्त वेलकम हुआ था जब वो क्योंकि वो परंतु वो एमएलए भी हैं जी। और उनका अपना एक लेगेसी है, उनकी फैमिली की लेगेसी है। बट इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि महेश्वर सिंह चौहान उर्फ पांडु जी रिच पे इतना बड़ा शो करेंगे। इसने एक्सपेक्ट नहीं किया नहीं, था। ये तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था। मुझे लगता है जो आज के दौर के राजनीति में जो आए हैं उनको शायद एक्सपेक्टेशन ना हो, लेकिन पुराने नेता जितने उनको सबको पता है ये कोई पहला शो नहीं हमारे जीवन का। हमने जब भी कोई भी मीटिंग की है, रैली की है, तो उसका आकार ऐसा ही था। मैं आपको बताया जब मैं कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन लड़ा था तो कसुम्पटी जो वीरभद्र सिंह जी मेरी ये पक्ष में रैली करने के लिए आए थे, तो मैं आपको उसके क्लिपिंग्स भी दिखा सकता हूँ। वो भी हजारों में ही थे। अच्छा, हाँ, वो नहीं लग रहा था कि कॉर्पोरेशन का कितने इलेक्शन हजार की भीड़ थी? उस टाइम होगी। उस वक्त मुझे लगता है 1,500 लोगों की शिमला में हुआ है? हाँ, कसुम्पटी के अंदर हुई थी। मैं आपको उसके नहीं, ये अभी रिच पे जो हुआ रिच पे तो नहीं, ये विक्ट्री टनल के पास हुआ और एक विधानसभा के पास से जुलूस आया था। जाम लग गया था, हाँ, तो पूरा शिमला जाम कर दिया था। इसमें बड़ी संख्या थी, बहुत बड़ी संख्या थी। हाँ, मतलब हमारी अपेक्षाओं से भी थोड़ी ज्यादा थी, जो हमने एंटिसिपेट किया था उससे भी ज्यादा थे। पुराने सारे साथी जो बहुत साल से मुझे मिले भी नहीं होंगे वो भी वहाँ पहुंचे हुए थे। तो वो तो है ही है। और ऐसा नहीं है, जितने भी हमने कार्यक्रम किए, चाहे पार्टी ने हमको कहीं भेजा है, लाहौल स्पीति से लेकर हर जिला में हमने काम किया पार्टी का। और जहां भी हमें जिम्मेवारी दी है, चाहे रैली कराने की दी है, चाहे चुनाव लड़वाने की दी है, हमने पार्टी को सही परिणाम दिए हैं। और हमेशा पार्टी ने जब हम पे विश्वास किया तो हमने उसका पार्टी की अपेक्षाओं पे हमेशा खरे उतरे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई टास्क दिया और वो फ्लॉप हो गया हो। तो ये शो पेड था या ऑर्गेनिक था? ये तो मैं आप पे ही छोड़ देता हूँ, सबको ही पता है। कभी कहते हैं ना, किराए की आड़ में, किराए की भीड़ में कभी जोश नहीं होता। वो आते हैं और जिस तरह से आते हैं खामोशी से वैसे ही चल जाते हैं। जिस शो में इतना जोश हो उसको आप कैसे इस तरह की बात मतलब कर भी कैसे सकता है कोई? मैं नहीं समझता कि नहीं, मैंने इसलिए कहा जिसने सोचा भी हो ऐसा। मैंने इसलिए कहा कि आजकल एक फैशन है पॉलिटिकल लीडर्स का भी और पार्टीज का भी, कि बड़ा प्रोफेशनल सिस्टम हो ये गया है। काम भारतीय जनता पार्टी नहीं, करती है। मैं ये मैनेजमेंट का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पहले से ही ऐसा है। आप देखेंगे हमारी मीटिंग्स में कोई पेड कार्यक्रम नहीं नहीं होता है। सर, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई हमारे कटआउट्स, झंडे, कोई एजेंसी नहीं लगाती। अभी भी वीरभद्र सिंह जी के मूर्ति अनावरण पे जो कार्यक्रम हुआ, मैं आपको उसके विजुअल दिखा सकता हूँ पुरानी पिछली रात के, कि ढली टनल से लेकर एनएसयूआई के बच्चे, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग पूरे शिमला के पेरिफेरी में जो है झंडे लगा रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की जब रैली होती है तो कौन लगाता है पोस्टर, बताइए। हमारे पास कोई पेड एजेंसी नहीं होती कब। आपने वीरभद्र जी की मूर्ति के अनावरण की बात की, जी। तो मुझे लगता है कि वो शो और बड़ा हो सकता था। और अगर 68 एमएलए हमारे हैं टोटल बीजेपी कांग्रेस के, तो उसमें से हमारे 40 एमएलए कांग्रेस के हैं। जी। अगर वो 200 से 300 भीड़ भी एक एक ये व्यक्ति बहुत बड़ा ही शो था वो। उसमें शो में कोई अब सारी दुनिया ने देखा है कि वो एक मैसिव गैदरिंग थी वहां पर और वो और बड़ी दूर दूर से लोग। स्टेज पीछे कर दिया गया था। ये स्टेज तो आप देखो तकनीकी कारणों से आगे या पीछे हुआ होगा, उसके बारे में मुझे लगता है 5-7 हजार से ऊपर भीड़ नहीं थी, मुझे लगता है ये नहीं, ऐसा नहीं। 7 हजार तो कुर्सी लगी थी। मुझे नहीं मालूम कि हजारों में तो नहीं कह सकता, पर एक मैसिव क्राउड था और एक लोग अपने नेता को श्रद्धांजलि देने आए। पूरे प्रदेश के लोग वहां पर थे और उससे भी महत्वपूर्ण कि प्रदेश के लोग तो आए थे, हमारे
शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इतने बड़े नेता, और जिस तरह से वीरभद्र सिंह जी का राजनीतिक कद था, उसी तरह से उनके मूर्ति के अनावरण पे उनको श्रद्धांजलि आपके शो में मुकेश अग्निहोत्री जी आए थे जी और कुछ एमएलएस भी आए थे, जी जी लेकिन सीएम नहीं आए, आपने बुलाया? सीएम साहब थे नहीं, सीएम साहब बुलाया था आपने वैसे उनको? नहीं, सीएम साहब से मैंने बात की थी, लेकिन उनका मुझे पता ही था कि वो विदेश में है, लेकिन मैंने उनसे कहा था, और उनसे मैंने कहा उनसे मेरे नाराज तो नहीं हो बाद में कि तो क्यों नाराज? बड़ा शो कर दिया? नहीं नहीं, वो क्यों नाराज हो रहे? अभी और भी शो होंगे, मुख्यमंत्री जी को भी बुलाएंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे, वो नहीं है बात, और नाराजगी तो इसमें कोई बात ही नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ठीक है, गाए बगाए कुछ लोग ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं यूथ कांग्रेस का जब जनरल सेक्रेटरी बना, तो भी मुख्यमंत्री जी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और जब मैं पहली दफा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव बना, तो ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, और जब मैं पहली दफा चेयरमैन बना, तो ये मुख्यमंत्री है प्रदेश के। तो तीनों, और आप तीन ऑर्गेनाइजेशन में मैं इनकी लीडरशिप में काम किया हुआ है। ये सही है कि राजा साहब के बाद मुकेश अग्निहोत्री जी ने हमें राजनीति में आगे बढ़ाया, और निरंतर उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला, और उन्हीं के मतलब उनका वरदस्त हम पे रहा है, तो आज हम यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन ये भी सत्य है, जो मैंने आपको बात कही, कि मुख्यमंत्री जी के साथ भी हमारा ऐसा संबंध है कि मैंने आपको बताया कि यूथ कांग्रेस में भी, प्रदेश कांग्रेस में भी, और अब मुख्यमंत्री के नाते भी मैं उनके साथ चेयरमैन के नाते काम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ हमें काम का अनुभव नहीं है। सिर्फ सुनने में तो ये मिलता है कि सीएम साहब से आपकी बनती नहीं है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, लोग ऐसी बातें करते हैं, लोग ऐसी बातें करते हैं, फिर ये आप ना सीएम सब पॉडकास्ट में ये साफ कर दो। प्रदेश की कई राजनीतिक बातें शायद जो मुझसे करते हो, शायद अपने कई 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 करीबी लोगों से भी ना करते हो। मुझे जब जब भी वो मुझसे बात करते हैं, तो बड़ी खुलकर बात करते हैं, और पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। अभी तक सरकारी बात तो उन्होंने मुझसे कभी कोई नहीं की अभी तक, लेकिन बहुत सालों से जब भी वो मुझसे बात करें, बड़ी खुल के रखते हैं बात, और मैं भी उनको सारी बातें उनके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये जैसे आपका राजनीतिक शो था शिमला में, और अब आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ आप बोलते नहीं हो कि भाई वेलकम करो मेरा, लेकिन फिर भी आपका वेलकम हो जा रहा है, और एक मैसिव भीड़ भी आपने क्रिएट की शिमला में। और खैर आपने बोल ही दिया कि ये पेड थी, ऑर्गेनिक थी, आपने हम पे छोड़ दिया, जनता पे छोड़ दिया। तो आपको टिकट नहीं मिला पिछले 30 साल में, ये 30 साल में तो मांगा भी नहीं हमने टिकट। मांगा तो अभी आपका क्या विचार है? क्योंकि 2027 में इलेक्शन आएंगे, 2 साल पहले आप चेयरमैन बने हो, और इसकी इंडिकेशन क्या है कि आप इलेक्शन लड़ोगे, और लड़ोगे तो कहाँ से लड़ोगे? देखिए, हर आदमी जो राजनीति के अंदर है, जिस तरह से संगठन में काम कर रहा है, हर आदमी की चाह होती है कि चुनाव लड़े, हमारी भी है। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है, आलाकमान को तय करना है कि कौन चेहरा चुनाव लड़ेगा, कौन चेहरा जो है संगठन में काम करेगा। तो जिस तरह की भूमिका हमें दी जाएगी, हम उसको निर्वहन करेंगे। पर भूमिका तो आप तैयार कर रहे हो अपनी ज़मीन, जो राजनीतिक ज़मीन शिमला सदर से तैयार कर रहे हो। ये वो हर आदमी करने हैं, हर इंसान करता है, और मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जी, ओके, मतलब चुनाव तो पक्का लड़ेंगे, ये तो तय है। मैंने कहा कि चुनाव लड़वाना या लड़ना, ये कांग्रेस आलाकमान का अधिकार क्षेत्र है। टिकट नहीं दी तो फिर पहले की तरह? नहीं तो हम तो पार्टी के निष्ठावान सिपाही है, तो नहीं दी तो हम तो फिर भी पार्टी के साथ ही थे। चाहे वक्त कैसा भी हो, हम हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ में रहे। और मैंने आपको जैसा कहा कि टिकट मांगना हर आदमी का अधिकार है, और पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। हमारी पार्टी के अंदर तानाशाही नहीं है कि कोई टिकट नहीं मांग सकता, और ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं। जब जिसको टिकट मिल जाता है, तो जो पार्टी के सच्चे सिपाही होते हैं उसके साथ काम करते हैं। आप हिमफेड के चेयरमैन बने हैं, और मोस्टली हिमाचल की जितनी कॉरपोरेशंस हैं या बोर्ड्स हैं, अधिकतर बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस घाटे में चल रही हैं, और आपके पास ये जो हिमफेड है, ये 2 साल बचे हैं गवर्नमेंट को, तब आई है। और 2 साल पहले जब भी कोई आपके पास जिम्मा मिलता है, क्योंकि सरकार को 5 साल मिलते हैं, 5 साल आपको काम करने के लिए काफ़ी होते हैं, 1-2 साल आप प्लानिंग करो, बाकी के एग्जीबिशन में लगा दो चीज़ों को, लेकिन आपके पास तो टाइम ही बड़ा कम है। तो इसको रिफाइन कैसे करोगे हिमफेड को? उसको घाटे से कैसे उभारोगे? कैसे इसका सिस्टम बनाओगे? बहुत बड़े घाटे में प्रेजेंटली हिमफेड का तो कोई नाम ही नहीं सुन पा रहा, मैं खुद ही नहीं सुन पा रहा हूँ पिछले काफी सालों से यार, कि हिमफेड है क्या क्या नहीं है। नहीं, ये आपकी बात सही है, चुनौतियां बहुत हैं और वक्त कम है, लेकिन हम एक प्लानिंग के तहत, एक सुनियोजित तरीके से, चरणबद्ध तरीके से जो हिमफेड के कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, और एक
प्रोफेशनली इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, जैसा कि एक कारोबारी संगठन को चलना चाहिए, उस तरीके से इसको चलाएंगे और गवर्नमेंट का सपोर्ट लेकर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अभी हमारे माइंड में बहुत सी योजनाएं हैं जो बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि आएंगी, जो एक बेटरमेंट के लिए काम करना है, वो हमने उसका खाका लगभग तैयार कर दिया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम उस रास्ते पे आगे भी बढ़ेंगे। और बहुत से काम ऐसे हैं जो अभी नए स्टार्ट करने की आवश्यकता है हिमफेड को। क्योंकि हिमफेड मतलब एक तरह से उसकी काफ़ी पावर्स ऑलरेडी गवर्नमेंट स्नैच कर चुकी है काफ़ी अरसे से। इसके पास काफ़ी पावर्स रहती थी, सेक का था, फिर आपका कहीं और नहीं, उसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बेसिकली ये बहुत पुरानी और सबसे बड़ी फेडरेशन किसी वक्त में हिमाचल प्रदेश की हुआ करती, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्क्वीज किया गया है। इससे बहुत सी चीजें और निकली है, जैसे कि सिविल सप्लाईज, पहले यही काम लगभग हिमफेड किया करता था। मिल्क फेडरेशन, ये भी तो हिमफेड से ही निकल के गई है और आज अच्छा व्यापार कर रही है और अच्छी एक पैठ इन्होंने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई है। तो ये हिमफेड का ही पार्ट हुआ करते थे कभी ये चीजें, और ये बात भी सही है कि काफी चीजें हमसे वापस हो गई, स्नैच हो गई। स्नैच तो नहीं कह सकते। देखिए, अगर आपने मिल्क फेडरेशन बनाई है तो वो काम, मिल्क से जो रिलेटेड काम था वो फेडरेशन कर रही है और वो अच्छा कर रही है। उसी तरह से सिविल सप्लाईज है, तो बहुत बड़ा कार ले लिया उसने, तो वो भी वहां से निकली है। और इसी तरह से जनरल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के पास में जो काम है, कभी ये काम भी हिमफेड ही किया करती थी। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि आज हिमफेड को कुछ नए काम शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि एक इसकी जो है प्रासंगिकता बनी रहे और जिस तरह का इसकी ग्लोरी थी पुरानी, वो उसमें हम इसको लाना चाहते हैं। और उसके लिए जो निर्धारित मापदंड है, उनसे हटकर भी जो है नए काम आरंभ करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस सरकार की परमिशन से हमको लानी पड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में सफल होंगे। और ना टर्नओवर है इसका अभी ये तो 300 करोड़ 350 करोड़ के लगभग रहता है साल का। हाँ हाँ जी। इसकी प्रॉपर्टीज तो बहुत हैं, दिल्ली तक प्रॉपर्टी। वही मैंने कहा ना, पुरानी फेडरेशन, और पुरानी फेडरेशन का किसी वक्त में तो बहुत बड़ा इसका, अभी दिल्ली में नहीं, शिमला में हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टियां हैं। बीसीएस के अंदर बहुत बहुमंजिला इमारत है, टूटी कंडी के अंदर है। पेट्रोल पंप्स हमारे 6 पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं और 2 नए पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए हम जो पाइपलाइन में हमारा काम चला हुआ है। गड़ा मोड़ा के पास एक प्रस्तावित है पेट्रोल पंप इनफैक्ट का, और एक काला में प्रपोजल है। तो इस तरह से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप देखेंगे बहुत जल्द कुछ ना कुछ चीजें जो है जमीनी स्तर पर उतरेंगी और ये फेडरेशन जो है फिर आगे की तरफ बढ़ेगी। आपके गॉडफादर वीरभद्र सिंह जी थे जी। तो चूंकि अब वो उस दुनिया में नहीं है, तो आपने काफ़ी लंबा अरसा उनके साथ बिताया है। अभी बीजेपी के कई लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री जो रहे हैं, अभी प्रेजेंट में सुक्खू जी हैं। तो इन सब लीडर्स से क्या अलग करता था वीरभद्र जी को? वीरभद्र जी की ऐसी कौन सी अच्छी बात थी जो सब लीडर्स से जुदा कर देती थी उनको? इसलिए वीरभद्र सिंह जी की तो देखो, उनके बारे में एक दो बात तो नहीं कह सकता, लेकिन उनकी हर बात में, कहते हैं उनकी हर बात में कोई एक आधी बात होती है ना किसी लीडर की जो सबसे जुदा ही कर देती है। एक बात तो ये सबसे जुदा उनको करती कि वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान थे। मुख्यमंत्री के तौर पर कम लोग होते हैं, वो एक जैसे कई लोग उनको कहते थे कि ये तो हेड क्लर्क है। इतनी आप फाइल पे कुछ भी लिख के ले आए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की नजर वहीं पड़ती थी जहाँ पे उनको लगता था कि ये गलत हो गया। अच्छा, वो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे। कोई आपको किस्सा याद है? बहुत से किस्से हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो पब्लिक ओपिनियन का हमेशा सम्मान करते थे और जनता की पल्स को भांपने में बहुत एक्सपर्ट थे। अच्छा। और जनता के मुताबिक हम्म। उनके लिए नीतियां तैयार करने का उनका जो कार्यक्रम था, वो सबसे महत्वपूर्ण था। इसीलिए आज भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पूरे चप्पे पे, जो हिमाचल प्रदेश के चप्पे चप्पे पे जो है ना, उनकी विकास की इबारत लिखी हुई है। वो इसीलिए आज भी लोग उनको याद करते हैं कि उन्होंने जो नीतियां बनाई वो लोगों को देखकर बनाई। उनके कार्यक्रम ऐसे ही होते थे कि जिससे लोगों को लाभ कैसे पहुंच सकता है, कैसे लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हैं सरकारी कार्यक्रमों के साथ। और वो अपने जो उनके, सबसे बड़ी बात उनकी एक ये भी थी कि वो अपने जो कॉन्फिडेंट लोग थे उन पे विश्वास बहुत करते थे, उन पे बहुत विश्वास करते थे और उनके लिए कुछ भी करते थे, किसी भी हद तक जाते थे। वो उनकी बहुत अच्छी बात थी, इसलिए उनको लोग उनके साथ भी चट्टान की तरह खड़े रहते थे। और ऐसा नहीं, राजा साहब के बाद भी हमें बहुत मौका मिला, ब्रिज बिहारी लाल बुटेल जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उनका बहुत आशीर्वाद हमें मिला। उसके बाद लगातार मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ हमने काम किया है
और उन्होंने पिछले 10-12 सालों में लगातार हमें आगे बढ़ाने का जो है प्रदेश में हिमाचल कांग्रेस के अंदर हमें आशीर्वाद दिया। तो ऐसा नहीं है कि राजा साहब का ही सिर्फ हमें आशीर्वाद मिला, हमें इस पार्टी के सभी नेताओं का आशीर्वाद मिलता रहा और हम खुशकिस्मत मानते हैं अपने आप को कि जो टॉप स्लैब पे लीडर्स बैठे हमेशा हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मुकेश अग्निहोत्री जी, जी। इन दोनों लीडर्स में से कौन ज्यादा विजनरी है? देखो ये तो आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि जिसका मैंने जवाब इसलिए पूछा है हाँ। क्योंकि एक सीएम है, दूसरे डिप्टी सीएम है मैं इसका आपको जवाब का मैं और उत्तर सरकार देता में हूँ। है। ठीक। एक आपने पिछले 5 वर्षों में सुना होगा कि डबल इंजन की बात होती थी कि हिमाचल में भी भारतीय भाजपा की सरकार और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार, तो डबल इंजन तो फेल हो गया। डबल इंजन अब लगा है हिमाचल में, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, अब डबल इंजन की सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इन दोनों का ही विजन जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को लाभ देने का है, हमारे कर्मचारियों को लाभ देने का है। आप देखिए कितनी बड़ी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया गया और ये दोनों नेता ऐसे हैं जो नॉन स्टॉप हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और केंद्र से जो हमारी जो केंद्र सरकार जो हमें डिप्लोमेट जवाब दिया आपने। ये डिप्लोमेट नहीं, ये सच्चाई है। आप देखिए आप अच्छा ये बताइए कि आप सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की क्या आपको अच्छी खास बात लगती है? क्या स्पेशलिटी क्या है उनको एज अ लीडर, क्या लगता है आपको एज अ सीएम? नहीं वो पार्टी चलाने का बहुत अनुभव है, लगभग वो 26 वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और पार्टी जो हमारी प्रदेश की कांग्रेस पार्टी है, तो उनको पार्टी के अंदर अनुभव है कि कैसे लोगों को साथ जोड़ा जाता है, कैसे पार्टी को रन किया जाता है, तो इसमें उनकी एक्सपर्टीज है। और सरकार सरकार में भी तो सरकार में भी अच्छा काम हो रहा है। मैंने आपको बताया ना, अब तो डबल इंजन की सरकार है। आप बताइए किस किस कसौटी पे सरकार खरी नहीं उतर रही? कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा रही है। सारी पूरी नहीं हुई, हाँ जी, गारंटियां सारी पूरी नहीं हुई, देखिए एक बात बताइए, कोई भी सरकार सभी कोई भी 1500 पार्टी, रुपये पेंशन नहीं मिली। मैं वही आपको जवाब दे रहा हूँ, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या जो उनका मैनिफेस्टो होता है वो 10 दिन में लागू हो जाता है? अगर हमने कोई गारंटियां दी हैं तो इन पूरे 5 वर्षों मैं में आपको यहाँ गारंटियां पे दी हैं। टोकना चाहूंगा। जी, 1500 रुपया हर महिला को देने का वायदा हुआ। 1500 रुपए महीना मंद- चरणबद्ध तरीके से दिया जा रहा है मैं और काफी जगहों पे आरंभ भी हो चुका है। नहीं, मैं ये कहना चाहता जी। हूँ, आपने कहा कि जो गारंटी है 5 साल में पूरी करनी है, ठीक है सर। इलेक्शन को 6 महीने रह जाएंगे, मान लीजिए 2027 में। अगर आपने हर महिला को 6 महीना पहले या 3 महीना पहले पैसे दे भी दिए जी, तो मुझे नहीं लगता कि वो चुनावी वायदा सही से पार्टी कोई भी पूरा कर पाई, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है। अगर आपने वायदा किया है तो वायदा ये वायदा हमने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया है, वायदा हमने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया हुआ है। ये हमारी मंशा है कि महिलाओं को 1500 रुपए महीने के मिलने चाहिए। इसका फायदा लेने के लिए चुनावों में, उसके लिए वायदा नहीं है और ना ही इसका इस चीज से जोड़ के देखना चाहिए कि कब ये पूरा होगा। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है, जितनी हमारी गारंटी उसको पूरा करना है। सर इसमें फायदा तो देखो ऐसा है कि 1500 रुपया देना, कई जगह बीजेपी भी कर रही है कि 10,000 रुपये देंगे महीना, ये सब चीजें चलती रहती है। तो वोट फॉर कैश है कि चलो एक तरह से वोट फॉर कैश है इनडायरेक्टली ना ये। पर मेरा ये कहना है कि जब कोई वायदा किया जाता है, जब कोई सरकार आती है तो उसको 1 या 2 साल में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। लास्ट ईयर में इम्प्लीमेंट करने का क्या फायदा? आपने बिल्कुल सही कहा, क्या फायदा है? हमारे लिया कांग्रेस की सोच भी यही है। लेकिन अगर आप देखें, जैसे ही कांग्रेस की सरकार स्थापित हिमाचल में हुई, 2 वर्षों तक इतनी भयंकर आपदा हिमाचल में आई है, आज तक किसी ने इतनी बड़ी विपदा नहीं झेली होगी। अगर शायद ये विपदा नहीं आती तो अब तक हमारी सारी गारंटियां पूरी हो गई होती, लेकिन हम इतनी बड़ी आपदा से भी उभरा। मैं आपको फिर टोकूंगा जी, देखो ये एक्सक्यूजेज होते हैं कि ये आपदा आ गई, फला आ गया। अब कोविड चला 10,000 करोड़ का नुकसान पहली आपदा में हुआ है। सर कोविड चला था जी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कोविड आया, कोविड के दौरान भी तो हिमकेयर मिला, फला चीजें मिली। यहाँ पे तो आके हिमकेयर बंद हो गया। आपका जो 300 यूनिट बिजली देने का वायदा था, हिमकेयर को बंद नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा, हिमकेयर को बंद नहीं किया गया है, लेकिन हिमकेयर की जो हिमकेयर के अंदर जो अनियमितता पाई गई थी कई हॉस्पिटल्स के साथ, उस पे बात हुई है। कोई हिमकेयर तो नहीं बंद नहीं की गई। नहीं अगर किसी सिस्टम में कोई खामी है उसको ठीक करना भी सरकार का काम है, हमने उसको बंद नहीं किया है। मैं करेक्ट करना चाहूंगा सर जी। आपको। देखिए
हिमकेयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिल रहा था पहले। जी। इवन आई थिंक एक ही हॉस्पिटल है फोर्टिस पूरे हिमाचल प्रदेश में, और कोई फोर्टिस का ब्रांच नहीं है मुझे लगता। जी। फोर्टिस तक में हिमकेयर का लाभ मिल रहा था। और इसके अलावा कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जिनमें लाभ मिल रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर बहुत बहुत भीड़ रहती है। अभी भी जाएंगे तो बहुत टांडा जाएंगे सर, मुझे लगता है अगर किसी को तकलीफ हो जाएगी तो उसका बेचारे का शाम तक शायद पर्ची का नंबर ही नहीं आएगा। बड़ी दिक्कत है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में शायद इसलिए किया गया था कि सब लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। अगर किसी योजना में कोई खामी पाई जाती है, कोई भ्रष्टाचार पाया जाता है, तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है। कि मान लिया फलां हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार किया, भाई इसको ज्यादा पैसे दे दिए, गड़बड़ कर दी गवर्नमेंट ने, उसको बैन कर दो आप, बाकी को रहने दो ना। इसी तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि कोई सरकारी योजनाओं का जो है दुरुपयोग ना हो। यही मंशा है। सरकार की मंशा किसी लाभकारी योजना को बंद करने की नहीं है, लेकिन अगर कहीं सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है तो सरकार को ये तो देखना ही पड़ेगा। पर देखिए ये सब चीजें खैर बहाल भी होती हैं। अगर इलेक्शन के 1 साल पहले बहाल होती है, 6 महीना पहले बहाल होती है, तो खैर उसका कोई विशेष लाभ तो नहीं होता। मैंने आपको पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में वोट के लिए वायदे नहीं करती है। हम चाहते हैं कि एक्चुअल में जो है लोगों का जीवन स्तर उन्नत होना चाहिए। इसको देख के नीतियां बनती है, इसको देख के जो है चुनावी घोषणा पत्र बनता है। इसलिए नहीं बनता है कि हमें वोट में कहाँ से फायदा होगा। खैर मैं आपको इससे थोड़ा सा आगे अब ले चलता हूँ। जी। पिछले 1 साल से हमारे पास कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है स्टेट में, है ना। नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, आज भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। आप ये कह सकते हैं कि कमेटी नहीं है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और ब्लॉक की। नहीं है ना सर कमेटी। वो कांग्रेस का अध्यक्ष एक तरह से नहीं है ना, क्योंकि नीचे टीम ही नहीं है। एक लीडर क्या करेगा? मान लिया मुख्यमंत्री है, नीचे कोई मंत्री एमएलए नहीं है, तो मुख्यमंत्री नाम का क्या करेगा? ऐसा नहीं है, देखो सिस्टम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जब हमारे पास प्रदेश के अध्यक्ष है सुक्खू जी को जाना जाता था, आपने खुद ही कहा कि संगठन पिछले वो कितने साल तक संगठन में रहे, उन्होंने संगठन का उनके पास बड़ा जबरदस्त अनुभव है, आपने खुद कहा है बेसिक ये। लेकिन उन्हीं के ही कार्यकाल में जी। संगठन खाली पड़ा है पिछले 1 साल से। ये देखो, एक तो ये प्रक्रिया है। अब जब कभी स्टेट की बॉडी को डिसॉल्व किया जाता है तो उसको बनाने की भी तो एक प्रक्रिया है। और अभी रजनी पाटिल जी हमारी प्रभारी हो गया सर। उन्होंने अभी 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 तो हिमाचल आई, उन्होंने भी कहा है कि बहुत जल्द जो है प्रदेश कांग्रेस पहली की बार गठन होने जा रही पाटिल जी, इससे पहले भी कई बार रजनी पाटिल जी आ गई और उनके साथ कई बड़े नेता भी आ गए जी। लेकिन नहीं, मुझे लगता है बहुत जल्दी अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होने जा लगता नहीं है आपको कि ये राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है? रहा है। कांग्रेस का अध्यक्ष तो है ही है ना, खाली कहाँ पोस्ट है? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह जी, आज भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं हिमाचल की। मैंने वही पोस्ट खाली नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बनी और वो बड़ी जल्दी गठन उसका होने जा रहा है। मैं आपको ये कह सकता हूँ मैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष पता क्यों कह रहा हूँ जी। अभी जितना भी मीडिया में सिस्टम चल रहा है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनेगा, जी। जब नया अध्यक्ष बनेगा तो नई कार्यकारिणी बनेगी, एक नया प्रॉपर सिस्टम बनेगा ना। प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है अभी, है ना। कि ऐसे मान लीजिए कोई कंपनी है, लेकिन कंपनी अभी नाम की है, नहीं, ऐसा कंपनी में कुछ हो नहीं रहा है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और आपको बड़ी पार्टी है। चलो छोड़ो भाई, इस चीज को छोड़ो। कर आपको लगता है कि कांग्रेस का प्रॉपर संगठन ना होना प्रेजेंटली प्रदेश पे 2027 के चुनाव में नुकसान नहीं होगा? वर्कर चार्ज ही नहीं होगा, कैसे काम करेंगे? आप खुद भी तो नहीं, नुकसान आप बेशक चेयरमैन हो, पर मुझे लगता है कि आप हमेशा नहीं, नुकसान के रूप में देखते हो। नुकसान हुआ है, लेकिन इसी वास्ते सारे नेताओं ने आग्रह किया हाईकमान से और रजनी पाटिल जी ने भी बताया कि बहुत जल्द जो है हमारा पुनर्गठन हो जाएगा। तो एक प्रक्रिया के तहत ही होती हैं ये बातें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत जल्द जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हो जाएगा और फिर से जो हमारी संगठनात्मक गतिविधियां थी वो सुचारू रूप से चल पड़ेंगी। हिमाचल प्रदेश बेसिकली कांग्रेस स्टेट है और कांग्रेस का ही यहाँ पर जो जबरदस्त ज़्यादा वक्त तक रहा है और बाय एंड लार्ज हर इंसान जो हिमाचल का अपने आप को कांग्रेस से ज़्यादा एसोसिएट करता है। तो ऐसी बात नहीं कि हम बहुत बहुत पिछड़ गए या ये बहुत आगे निकल गए। सरकार हमारी है, कांग्रेस के हिमाचल में सरकार भी काम कर रही है, उसका फायदा भी उसका लाभ भी संगठन को ही होना है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम कोई पिछड़ रहे हैं। जी, क्योंकि पिछड़ इसलिए रहे हैं कि जनता में बातें शुरू हो गई हैं कि कोसना शुरू कर दिया है जनता ने गवर्नमेंट को। जी। चाहे वो पेंशनर हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष तो खैर विरोध प्रदर्शन करता ही है। तो अब ऐसी पब्लिक में बातें चल पड़ रही हैं कि अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो कांग्रेस 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। देखिए, ये तो चंडू खाने की बातें हैं और कोई ज्योतिषी नहीं, जी वाली लैंग्वेज कोई इतना बड़ा ज्योतिषी नहीं है कि आज 2 साल पहले प्रेडिक्ट कर दे। एक ऐतिहासिक फैसला
पूरे चुनाव की दिशा बदल देता है। तो क्या कर सकते हैं ऐतिहासिक फैसला ऐसा? आप देखिए जब 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 चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने गुटों में बटी हुई है, क्या हो रहा है आजकल भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप बात कांग्रेस की कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री बनाने के लिए नारे लग रहे हैं परस्पर विरोध में, तो भारतीय जनता पार्टी का तो दिवालिया निकल गया हिमाचल प्रदेश में। पर जनता इतनी मूर्ख नहीं है जनता देख रही है उनको कि एक पार्टी संघर्ष मैं करे क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए। कि जनता, मुझे लगता है कि आज की डेट में इतनी मूर्ख नहीं है कि कोई भी आप ऐसा लोक लुभावना अनाउंसमेंट कर दो, चुनावी वायदा कर दो और उसमें फंस जाएगी। नहीं, हम जनता को फंसाने का प्रयास की बात मैंने की ही नहीं। मैंने कहा जब कोई नीतियां बनती है, अगर आप एक ऐतिहासिक फैसला भी जनता के पक्ष में लागू कर देते हैं तो क्यों नहीं बदलती? जनता को क्या चाहिए? जनता को अगर हम लाभ देंगे, जनता के पक्ष में नीतियां बनाएंगे, तो वो क्यों हमें ठुकराएंगे? अगर पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार थी और बड़ी बातें वो करते थे कि वीरभद्र जी अब नहीं है, तो वीरभद्र जी के बगैर कांग्रेस को सत्ता में लाना मुश्किल है, लेकिन तब भी हमने सत्ता हासिल की तो इसीलिए की है ना कि हिमाचल के लोगों को विश्वास था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे लिए काम होगा। तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो हमें हमें किस आधार पर रिजेक्ट करेगी पब्लिक। हम्म। एक चीज़ मैं देखता हूँ कि अभी हिमाचल प्रदेश में अभी जो राजीव बिंदल जी हैं स्टेट प्रेसिडेंट, उनके जो बड़े भाई हैं उन पे एलिगेशन लगा। 82 ईयर ओल्ड है वो, उन पे रेप का एलिगेशन लगा। और हमारे जो दो एसडीएम्स हैं कुल्लू में और ये ऐसे में, अभी आपने कहा कि ये राजनीति का मसला है नहीं, ये राजनीति का मसला नहीं है। और अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो उस पे पुलिस ने और सरकार ने कार्रवाई की है, इसमें बीजेपी मामला दर्ज हुआ है, इसमें बीजेपी ने एक आरोप लगाया है। मामला दर्ज हुआ है, कानून अपना काम कर रहा है, तो इसको पॉलिटिसाइज करने का मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आवश्यकता है, और ना ही राजनीति होनी चाहिए। हम नहीं कह रहे, अगर किसी ने गलत किया तो कानून उसके बीजेपी एलिगेशन लगा रही है कि जो राम कुमार बिंदल जी हैं जी। उनको साजिश के तहत कांग्रेस फंसा रही है, और यही इस तरह के मामले दो एसडीएम के खिलाफ बिल्कुल, हुए, ये उनको बिल्कुल कुछ नहीं किया। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई साजिश नहीं हो रही किसी के खिलाफ, और सरकार का काम साजिश करना नहीं है। साजिश कर रही होते तो मैं भी आपको कहता, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि राजनीति का मसला नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार व्यवहार हुआ है तो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, गिरफ्तारी हुई है, कानून अपना काम कर रहा है, तो इसमें राजनीति का मसला होने ही नहीं चाहिए। आपका एक लंबा अनुभव रहा है संगठन में, और एडमिनिस्ट्रेटिवली इनडायरेक्टली आपने बहुत देखा, क्योंकि वीरभद्र जी के साथ आप रहे हो, लंबे अरसे तक रहे हो, मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ आप एसोसिएट रहे हो, सुखिंदर सिंह सुक्खू जी के साथ एसोसिएट रहे हो। लेकिन जो दो लीडर हैं, जैसे मुकेश अग्निहोत्री जी पहले मंत्री थे जी। और वीरभद्र जी तो खैर कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज भी एक इनडायरेक्टली होता ही है। तो प्रेजेंटली जो सिनेरियो है अभी स्टेट गवर्नमेंट का, कि स्टेट गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियली कंडीशन है उतनी बेटर नहीं है, कई डिसीजन सीएम साहब लेना चाहते हैं लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल गवर्नमेंट ऐसा क्या करे, कि इनिशिएट ऐसा क्या ले कि जिससे और बेटरमेंट हो सकती है प्रदेश की, जो आर्थिक स्थिति है और बेटर हो सकती है? ये आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत एक्शन ले लिए हैं, बड़े कदम उठाए भी हैं, और उसमें फायदा भी हो रहा है। लेकिन जिस तरह से केंद्र का रवैया हिमाचल के प्रति है वो बड़ा नकारात्मक है। तो केंद्र वो तो बोल रहे बहुत पैसे दे रहे हैं हम, ये कहाँ दे रहे हैं? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सामने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए, वो कहाँ है पैसा? 1 रुपया भी उसमें से आया नहीं। और इसी तरह हुआ, इसी तरह पहले भी हुआ जब त्रासदी हुई। आपने देखा जब उत्तराखंड के अंदर त्रासदी आई थी तो उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। हिमाचल के अंदर इतनी बड़ी सदी की सबसे बड़ी आपदा आई, आपने उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया। और जो हमको ड्यूज थे हमारे, जो कि हमारा हक है, अगर ऐसी कोई आपदा किसी भी प्रदेश में आती है तो केंद्र और राज्यों के संबंध है परस्पर, उन रिश्तों के मुताबिक, मोदी जी कहते हैं दूसरा घर है हिमाचल हमारा, उन रिश्तों के मुताबिक हमको केंद्रीय मदद नहीं मिली जो कि हिमाचल का हक था। और इसी तरह आपने फाइनेंशियल बात कही, तो अगर आज फाइनेंशियल बर्डन है या फाइनेंशियल क्रंच की आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या 3 साल की कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है? जयराम ठाकुर जी जब सत्ता छोड़ के गए थे तो 75,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल पे था और 92,000 करोड़ की देनदारियां थी। अब 1 लाख मतलब 75,000 करोड़ कर्ज था, और जो कर्मचारियों के ड्यूज थे उसको मिलाकर 92,000 की, लगभग 92,000 करोड़ की देनदारियां थी। और हिमाचल की सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया है, उस पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बोलती?
अगर आप ये कहें कि 3 वर्षों की कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है तो ये बिल्कुल गलत है। पीछे की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने सबसे ज्यादा कर्ज लिया। उन्होंने कर्मचारियों के ड्यूज अनाउंस करके नहीं दिए तो 92,000 करोड़ की देनदारियां हो गई। उस पर जवाब क्यों नहीं देते? आपको नहीं लगता सर कि 75,000 करोड़ का कर्ज जब से हिमाचल बना 12,000 करोड़ की देनदारियां, 92,000 जी, 75,000 करोड़ का कर्ज जब से हिमाचल बना, उसमें कई सरकारें रही, धूमल सरकार रही, वीरभद्र सरकार रही, यशवंत सिंह 93 तक तो सरप्लस स्टेट थी रेवेन्यू। चलो 93 से बात करते हैं। 93 के बाद आपका 75,000 करोड़ का कर्ज रहा। मैं आपको और आंकड़ों के आधार पे ही बता रहा हूँ, 25,000 करोड़ 3 साल में 25,000 नहीं, पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया है। और अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ना होती तो हमारी सरकार से ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन उन पे होता। हम तो सीमित संसाधनों में भी विकास कर रहे हैं, नई योजनाएं ला रहे हैं। सर बंद कर रहे हैं योजनाएं आप? कौन सी योजना बंद कर रहे हैं? हिमकेयर बंद कर दी। मैं तो हिमकेयर मैंने बिल्कुल गारंटी आप दे नहीं पा रहे हो। गारंटियां भी पूरी होंगी और हिमकेयर भी बंद नहीं हुई योजना जी। अभी क्या चल रहा है कि चीजें बंद कर दो, खर्चे खैर वो ठीक भी है कई जगह में कि आप कॉस्ट कटिंग करते हो, पर कोई चीज तो बढ़ानी पड़ती है ना, बंद करके सारा कुछ बेटर नहीं होता। नहीं, नई योजनाएं बहुत आ रही है। आप देखिए, सुख आश्रय जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार ने आरंभ की है। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बच्चों को बनाया, जिनकी माँ नहीं थी, जिनका बाप नहीं था, जिनके पेरेंट्स नहीं थे, उनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया है। और आप देखिए कि उनके साथ कैसा हुआ है। और 2-3 प्रोजेक्ट उसके अलावा हिमाचल में देखिए दुग्ध की तो बड़े हुए, जिससे कि आने वाले समय में हिमाचल को आय होगी। आने वाले समय में तो देखो, सोलर का जो हम कार्यक्रम हिमाचल सरकार ने आरंभ किया वो भी एक आय का है। और ऐसा नहीं कि पहले हमारे पास कोई, ये ठीक है कि टैक्स बेस हमारा उतना नहीं है, लेकिन आज भी पूरे देश के अंदर सेब राज्य हिमाचल प्रदेश है, पर्यटन राज्य हिमाचल प्रदेश है, ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश है। और मुझे जिस हिसाब से हमने सोलर में कदम बढ़ाया है, इसमें भी हिमाचल जो है अच्छा काम करेगा। इतना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दूसरी पर्यटन राजधानी कांगड़ा को घोषित किया है इस सरकार ने। तो ऐसा नहीं है कि कदम नहीं उठाए जा रहे, फैसले लिए जा रहे हैं और फाइनेंशियल उसको मिट आउट करने के लिए प्रयास जारी है। और जैसे जैसे ये फैसले लागू होंगे, इनकी धरातल पे उतरेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल है वो सरकार का खजाना भी भरेगा। आपको नहीं लगता कि जैसे आपने बात की कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही, तो आपको नहीं लगता कि हमारे जो राजस्व मंत्री हैं जगत सिंह नेगी हमेशा मोदी जी के खिलाफ सीधा का सीधा प्रहार करते हैं, जो कई बार शब्दों की मर्यादा नहीं रखते हैं। फिर अनिरुद्ध सिंह जी ने NHI के अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, एक तरह से जनरल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो आपको लगता है कि इस तरह के इंसिडेंट कई बार नुकसान करते हैं कि विरोध करने का कोई तरीका होता है, कोई अच्छे से करो ताकि सरकार पे कोई नुकसान ना। इसमें देखिए, अब NHI के खिलाफ जो बातें हुई है, जो अनिरुद्ध सिंह जी, देखिए आप, मुझे नहीं पता कि ये तो ऑफिसर्स कह रहे हैं, ये तो मामला चल रहा है, वो पता चल जाएगा कि क्या हुआ। लेकिन जो तर्कसंगत बात है, कुछ नहीं, NHI ने जितनी गड़बड़ियां की है, अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ FIR हुई है, कुछ नहीं हुआ उस पर अभी तक। अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ FIR नहीं हुई है, उन लोगों के खिलाफ भी FIR, उनका भी नाम है, उन लोग ऑफिसर्स के खिलाफ भी FIR हुई, उसमें भी मामला चल रहा है। लेकिन जो NHI की जो प्रबंधन है और जो उन्होंने नुकसान किया है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो उनकी अनियमितता है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप किसी FIR के आड़ में उनकी इतनी बड़ी अनियमितताओं को नजरअंदाज कर देंगे तो प्रदेश का तो नुकसान हो ही रहा है। आप देखिए मनाली वाले, उसका क्या हाल हो रहा है, 4 लेन का। और शिमला में पूरी पहाड़ी पे जो घर बने हुए हैं वो सारे खतरे की जद में है। तो अगर कोई सही बात कोई पॉइंट आउट की है तो उस पे भी चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं NHI के अफसर जो है सही मापदंड के आधार पे काम करते? क्यों नहीं वो जो है लोगों की, जब वो लोग बार बार जाके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने क्यों नहीं लोगों की बात, उन्होंने उनके ऑब्जेक्शन क्यों नहीं एंटरटेन किए? तो ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा नेताओं पे आरोप लगाने का काम करेंगे। आप ऑफिसर्स को भी देखना पड़ेगा कि वो अपने जो उनकी ड्यूटीज है, जो कि ड्यूटी बॉन्ड है, वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। आपने इस पॉडकास्ट में बड़ा संवेदनशील होकर सभी सवालों के जवाब दिए और ये चर्चा बड़ी सार्थक रही और बड़ा आनंद आया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह।